नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। हम लोग यहाँ पर 3 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी जीपीआई 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स जो आया 2025 वाला, इसमें भारत किस स्थान पर रहा, रैंक क्या रहा भारत का। तो रैंक की बात करेंगे, भारत रहा 115 प्लेस पर। किस पर रहा, 115 पर रहा है। आंसर का जगह रहा हमारा बी। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात, इसको पब्लिश कौन करता है, पूछेगा नहीं पर जानना जरूरी होता है। पब्लिश कौन करेगा इसको, तो यह सूचकांक प्रतिवर्ष इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये इसको पब्लिश करता है। क्या क्राइटेरिया होता है, तो यह दुनिया के देशों में शांति के स्तर को मापता है और रैंकिंग को जारी करता है। मतलब दुनिया में, मतलब किस देश में कितनी शांति है वहां पे, उसके बारे में रिपोर्ट में पब्लिश करता है। जिसमें इस बार पहला स्थान किसको मिला है, तो आइसलैंड को मिला है। सेकंड पर आपका आयरलैंड और थर्ड पर है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो तीनों ही ये रहे हैं 1 to 3 रैंक पे। हमें क्या देखना है कि भारत किस रैंक पे रहा है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 25 में भारत रहा है 163 देशों में 115वें स्थान पर। टोटल कितने थे, 115 में भारत को मिला है। टोटल 163 कंट्रियों में भारत रहा है किस प्लेस पर, तो 115 पर रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। स्कोर कितना रहा है भारत का, 2.229। भारत का स्कोर 2.229 रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पिछले वर्ष यानी 2024 में भारत की रैंक क्या थी, तो 116 थी। कितनी थी, 116। थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट हुआ है, एक प्लेस का। बाकी भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे हम लोग, तो पाकिस्तान रहा 144 पर, बांग्लादेश 123, अफगानिस्तान 158, नेपाल 21, श्रीलंका 97, चीन 98, म्यांमार 153, सिंगापुर 6 पे। अच्छा, अगर ये पूछे कि एशिया में नंबर 1 पे कौन रहा है, तो ये रहा है सिंगापुर। कौन रहा है, सिंगापुर रहा है। कितना है रैंक इसकी, 6 है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें होंगी ग्लोबल पीस इंडेक्स से, इसको आप लोग ध्यान रखें। और बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर डेली क्विज और फ्री पीडीएफ भी आपको दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पेरिस में आयोजित WUF विश्व चैंपियनशिप 25 में, ठीक है, BWF चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो उन्होंने जीता है कांस्य पदक। क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है भारत ने। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो पुरुष ईगल में भारत ने एक ही मेडल जीता है। ठीक है, बैडमिंटन टूर्नामेंट में यहाँ पर पुरुष ईगल में कांस्य पदक जीता भारत ने। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर भारत का एकमात्र पदक हासिल किया है। भारत ने इस टूर्नामेंट में कितने पदक जीते हैं, टोटल एक ही। अच्छा, इसका होस्ट कौन रहा इस बार, तो वो रहा है पेरिस। पेरिस के एडिडास एरिना में इसका आयोजन किया गया। पेरिस कहाँ पर स्थित है, तो फ्रांस में है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगला मेजबानी कौन करने वाला है 2026 में, तो भारत की नई दिल्ली में इसकी मेजबानी होगी। इसको ध्यान रखें आप, अगला वाला है ये। पुरुष एकल खिताब यहाँ पर किसने जीता है, तो चीन के जीते हैं, सी यूकी ने। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और पुरुष एकल में हराया किसको इन्होंने, तो थाईलैंड के कुन लावूत बीती दर्शन को इन्होंने हराया है। महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो जापान की जीती हैं, अकाने यामागुची, मतलब जापान की जीते हैं ये। ठीक है, बाकी महिला ईगल की बात करेंगे तो चीन की जीती हैं लियू सेंगेसु और तान निंग ने। मिश्रित ईगल की बात करेंगे तो मलेशिया के चेन तांग और तो ही उई इन्होंने जीता है। इनके नाम थोड़े अजीब होते हैं। ठीक है, तो बाकी हमें ध्यान रखना है कि भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। और पुरुष एकल और महिला एकल का भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए 42% आरक्षण प्रदान करने हेतु विधेयक पारित किया है। तो अभी ये किया है तेलंगाना ने। किसने किया है, तेलंगाना ने अभी हाल ही में किया है इसको। ठीक है, वहां के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो रेवंत रेड्डी हैं। कौन है, रेवंत रेड्डी जो है यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री, आपको फोटो में दिख रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ पे चुनाव होने वाले थे तो यहाँ के जो कांग्रेस सरकार है, रेवंत रेड्डी कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी बगल में दिख रहे हैं आपको। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मतलब यहाँ पे जब भी चुनाव हो रहा था तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में घोषणा किया था कि हम लोग ऐसा करेंगे। पहले जो रिजर्वेशन था 23% था, इसको बढ़ाकर ये 42% करने का वादा किए थे। तो यही ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं आगे। तेलंगाना में चुनाव के पहले कांग्रेस घोषणा पत्र में ओबीसी का आरक्षण 23 से बढ़ाकर 42 कर देंगे, ऐसा कहा गया था।
वही अब लोग एक कर रहे हैं। हाल ही में तेलंगाना राज्य ने स्थानीय निकाय के चुनाव में पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए 42% आरक्षण का प्रावधान करने का विधेयक पारित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व जो है बढ़ाना हो गया, शिक्षा, रोजगार, इन सब भी पोजीशन में। बाकी ये जो स्थानीय निकाय कहा जा रहा है, तो जैसे चुनाव होता है, ग्राम पंचायत होता है गांव में, फिर थोड़ा सा शहर में आएंगे तो वही चीज उसमें नगर पालिका में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। विधेयक की बात करेंगे, इसके लिए विधानसभा ने तेलंगाना पंचायत राज तीसरा संशोधन विधेयक 2025 और तेलंगाना नगर पालिका तीसरा संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। अगला है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एआई संचालित भाषा अनुवादक ऐप का नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया आदि बाणी। क्या रखा गया है? आदि बाणी। ठीक है, जो कि विलुप्त हो रही हैं भाषाएं, जो कि जनजातीय भाषाएं हैं, ठीक है, उनको संग्रहित करने के लिए ऐसा किया गया है ताकि उनको और भाषा में ट्रांसलेट किया जाए और उनका अस्तित्व बना रहे। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है भारत की लुप्त हो रही जनजातीय भाषाओं को संरक्षित करना और उन्हें बढ़ावा देना। या एआई का उपयोग करके जनजातीय भाषाओं का, मतलब जो ऐप है ये एआई का उपयोग करके जनजातीय भाषा का हिंदी और अंग्रेजी में वास्तविक समय में अनुवाद कर सकते, मतलब तुरंत कर सकता। कहने का मतलब आप यहाँ लिखे वहां तुरंत हो गया। ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं अभी फिलहाल के लिए चालू हुई हैं इसमें? तो संथाली हो गई, भीली, मुंडारी, गोंडी, कुई और गारो, ऐसी भाषाओं को अभी यहाँ इसमें किया गया। धीरे धीरे करके इसको और भी भाषाएं जितनी भी जनजातीय वाली हैं भारत में, सबको इसमें एड ऑन किया जाएगा। विकास की बात करेंगे तो इसका विकास आईआईटी दिल्ली, बिट्स पिलानी, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी नया रायपुर जैसे संस्थानों के एक समूह द्वारा जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन इस बार हो रहा है ग्वांजू, दक्षिण कोरिया में। कहां पर होगा इसका आयोजन? ग्वांजू, दक्षिण कोरिया में। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ग्वांजू, दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। ठीक है, इसका इस बार यह 53 नंबर का एडिशन होने वाला है, यानी संस्करण, जो कि 5 से लेकर के 12 सितंबर तक ये चलने वाला है 2025 में। इसका आयोजन हर 2 साल पर किया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत, अच्छा पूछे, इस टूर्नामेंट जो कि है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप की, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1931 में इसकी शुरुआत हुई थी। बाकी हम लोग वर्ल्ड आर्चरी जो कि इसको रेगुलेट करता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 4 सितंबर 1931 में। इसका हेडक्वार्टर लुजाने, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। वर्तमान मेंबर कंट्री की बात करेंगे तो 168 है इसमें। अध्यक्ष कौन है? तो उगुर एडेनर हैं, जो कि टर्की से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 ये कब मनाया गया? जिसकी थीम है कि बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। ये इसका थीम है। कब से कब तक मनाया गया है? तो 1 से लेकर के 7 सितंबर तक ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल यह 1 से लेकर के 7 सितंबर तक मनाया जाता है। क्या उद्देश्य रहता है इसका? इस सप्ताह का लक्ष्य लोगों को पोषण और संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक करना इसका उद्देश्य रहता है। इस बार का विषय यानी थीम क्या है? थीम को ही विषय बोलते हैं हिंदी में। बेहतर जीवन के लिए सही भोजन इसका थीम रहे। ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन में आपको थीम ही पूछेगा, इसलिए मैं थीम पे बार बार जोड़ दे रहा हूं। बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा युद्ध कौशल 3.0 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस राज्य के कामेंग क्षेत्र में किया गया है? तो कामेंग कहां का शहर है? तो अरुणाचल प्रदेश का। तो भारतीय सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में युद्ध कौशल 3.0 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। यह अभ्यास पूर्वी हिमालय के उच्च ऊंचाई वाले और कठिन जलवायु वाले इलाके में हुआ है। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका? तो इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है उच्च हिमालय क्षेत्रों की कठिन परिस्थितियों में युद्ध की तैयारी का आकलन करना। बाकी यहीं पर एक और युद्ध अभ्यास हुआ है जिसका क्या नाम है? अचूक प्रहार। दोनों साथ ही में है, इसको ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मछुआरों परिवारों को सशक्त बनाने के लिए, मतलब इस उद्देश्य से मत्स्य शक्ति, नाम ध्यान रखिए क्या है इसका? मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने किस स्थान पर किया है? तो इसका कहां पर किया गया है? तिरुवनंतपुरम, केरला में किया गया है। कहां पर? केरल, तिरुवनंतपुरम में। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में अल्पसंख्यक मछुआरों परिवारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ किया है। क्या उद्देश्य रहने वाला है? तो जो पिछड़े हुए मछुआरे हैं उनका जीवन बेहतर हो पाए। बाकी देख लेते हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक मछुआरा परिवारों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके
उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार में लाना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो इसको दो लोगों ने मिलकर लॉन्च किया है। एक तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत पे ने मिलकर स्टार्ट किया है। इसमें हेल्प कौन कर रहा है? तो NPCI कर रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो लॉन्च किसने किया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत पे ने। नेटवर्क की बात करेंगे तो यह कार्ड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के रुपे नेटवर्क पर काम करता है। ठीक है। EMI विकल्प क्या है? तो ग्राहक अपनी बड़ी खरीद को 12 महीने तक की EMI में बदल सकते हैं, जिससे भुगतान का बोझ कम होगा। कहने का मतलब सीधी बात यह है कि आप क्रेडिट कार्ड जो होता है उससे अगर कुछ खरीदते हैं, तो मान लिया 50,000 कुछ खरीदे आप और तुरंत आपको पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है उसका, तो ये लोग उसका भी इंस्टॉलमेंट बना देंगे, EMI बना देंगे। EMI का मतलब क्या होता है? समान मासिक किस्त, यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो उसको धीरे धीरे आप पे कर सकते हैं, ये है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है यहाँ पर? तो ये मिलेगा टोटल 2100 रुपए यहाँ पर प्रति महीने मिलने वाला है महिलाओं को। ठीक है। 25 सितंबर से ये लागू किया जाएगा वहां पर। तो राशि की बात करें तो योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। कब स्टार्ट हो रहा है ये? तो यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती जो कि 25 सितंबर को होती है उस पर लागू किया जाएगा। क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है? तो आवेदक की आयु 30 वर्ष, मतलब महिला जो है उसकी जो आयु है 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। विवाहित और अविवाहित दोनों ही महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं और एक ही परिवार की कई महिलाएं भी पात्र हो सकती हैं, मतलब घर में जितनी महिलाएं हैं उन सबको मिल सकता है। बाकी आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि संघाई भावना को कायम रखना गतिशील SCO थीम के साथ चीन के तियानजिन में हुए हालिया SCO शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने किस मुद्दे पर जोर दिया? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी सेशन आज का खत्म हो गया, हम लोगों ने 12 से 15 मिनट के अंदर इसे देख लिया है। महत्वपूर्ण सेशन था आज का। आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा आप लोग को, जो कि मैं इस नए फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ। पहले लिख के पढ़ा रहा था मैं, ठीक है, उसमें टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाता था। मतलब यही वीडियो अगर सेम मैं लिख के पढ़ा रहा होता तो ये बनता आपका लगभग 30 मिनट का वीडियो, जो कि अब टाइम बच जा रहा है, प्रिंटेड फॉर्म में मिल जा रहा है। सेम एज इट इज आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। उसको ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगस्त मंथ का जो है फुल वीडियो भी अपलोड हो चुका है, आप उसको जाके सर्च कर सकते हैं, यूरेनियम गुरुजी अगस्त मंथ करंट अफेयर, या फिर मंथली वाला आपका प्ले लिस्ट बना वहां भी सर्च कर सकते हैं। ई बुक भी बनाया है मैंने इसका अगस्त मंथ का, हिंदी और इंग्लिश का सेपरेट बना रखा है मैंने इसका। जिसको भी परचेज करना उसका प्राइस कितना है? RS 15 रुपए मात्र, तो इसको भी ले सकते हैं। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट में बताएंगे आप लोग। ख्याल रखें अपना, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।